अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। मीनार पाकिस्तान पर कल इमरान खान साहब ने एक बड़ा पावर शो किया। तमाम तर रुकावटों के बावजूद एक बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ और इमरान खान साहब ने एक काफ़ी तवील तकरीर भी की। इस तकरीर में उन्होंने एक 10 निकाती प्लान भी दिया कि किस तरह से वो समझते हैं कि इस मौजूदा क्राइसिस से मुल्क को निकाला जा सकता है। क्या वो 10 निकाती एजेंडा काबिल अमल है और उसके ऊपर वाकई हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब अमल करवा सकते हैं। इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। जो सियासी तौर पर एक चपकलिश जारी है उसके हवाले से बयानात में जो शिद्दत आ चुकी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यूँ लग रहा है मरीम नवाज साहिबा के मुख्तलिफ बयानात से कि अब उनका जो अटैक है वो जुडिशरी पर है और मुसलसल कर रही हैं, लेकिन अब मज़ीद ज़्यादा शायद बढ़ने जा रहा है। और ये उस वक्त होने जा रहा है जब इस हफ्ते एक अहम समात भी होने जा रही है इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो क्या ये कोई दबाव डालने का एक तरीका हो सकता है, इसके हवाले से भी बात होगी। और कुछ वज़ीर आज़म और सदर के दरमियान जो आपस में ख़तो कताबत हुई है उसकी क्या अहमियत है, उस तनाजुर में भी आज की प्रोग्राम में बात होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और साथ ही साथ मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ अतर काज़मी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हमारे साथ आज मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बात का आगाज़ करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब, इमरान खान साहब ने जो कल खिताब किया, कैसे आप उसको देखते हैं? काफ़ी तनकीद तो उन्होंने उस तरह नहीं की जैसे वो बहुत ज़्यादा सियासी मुखालिफिन पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन एजेंडा उन्होंने दिया, इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया, उनसे बात की कि आपके पास फिर क्या ऑप्शन है अगर मैं नहीं भी हूँ तो आप समझते हैं कि उन्होंने एक निस्बतन बेहतर तकरीर की और बेसिकली मैसेज किसके लिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मैं नहीं समझता कि उन्होंने निस्बतन बेहतर तकरीर की, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि कल इमरान खान अपनी तकरीर में अपनी मायूसी का इज़हार कर रहे हैं। हाँ जी, इमरान खान साहब जो हैं वो देखें, उनको शायद कहीं उनके ज़हन में ये बात बैठ चुकी है या आ चुकी है या गालिब हो चुकी है कि वो समझते हैं कि शायद उन इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको आगे नहीं आने देगी, इस्टेब्लिशमेंट उनको नाअहल कर देगी या करवा देगी और वो अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जिस बात का जिक्र आपने अपने इंट्रो में किया, जो इमरान खान साहब का ये कहना है कि जी अब देखें मौजूदा हुकूमत जो है वो तो नाकाम हो चुकी है, वो तो डिलीवर नहीं कर सके, तो अगर आप मुझे भी बाहर कर देते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बच जाएगी, क्या तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि उन्हें ये कहीं ना कहीं एहसास है, जिसका वो बरबला इज़हार भी कर चुके हैं और बारहा कर चुके हैं कि उन्हें नाअहल करने का प्रोग्राम है। तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान साहब की कल की जो तकरीर थी उसका एक हिस्सा तो उनकी वो मायूसी थी। दूसरा आ जाते हैं उन्होंने जो प्लान दिया, तो मुझे अगर आप कह लेने दें इसमें से बेशतर चीज़ें वही हैं जो उन्होंने माजी में भी दी थी। माजी में भी उन्होंने ये कहा था कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। माजी में भी उन्होंने कहा था कि वो इंसाफ और कानून, रूल ऑफ लॉ और अमनो अमान, इस पे बड़ी बात करेंगे। फिर वो बरामदात को फ़ाल करना, सियाहत को फ़रोग देना, मादनी वसाइल के ज़रिए से पैसे करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारी और हमारे इस मुल्क की है कि इसमें से कुछ भी वो कर नहीं पाए। हालांकि उन्होंने अमेंडसी की कई बार स्कीम भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी सरमायाकारी उस तरह से नहीं हो सकी। उन्होंने गैर मुल्की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये भी कहा कि $1,000 जो है आप भिजवाएँ, लेकिन उस तरह से किसी ने पैसे नहीं भिजवाए। तो ये मामला ये है। सब रेमिटेंसेस तो आखिर में जब ये रोशन डिजिटल अकाउंट के बाद उसमें बड़ी बेहतरी नज़र आई थी, जो रेमिटेंसेस आ रहे थे, जो आपने बात की कोई भी, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी अगर हम देखें तो वो $38 बिलियन तक गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इतनी एक्सपोर्ट्स इस लेवल तक भी टच हुई, तो उसमें भी बेहतरी हमें नज़र आई। ज़राअत के हवाले से भी बहुत सारे लोगों का ये वो एक था, तो कुछ चीज़ों में तो हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई। आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, अब सवाल इनका जवाब भी सुन लें। बिल्कुल एक्सपोर्ट बढ़ी कब? जब कोरोना में पूरी दुनिया में टेक्सटाइल में बांग्लादेश, इंडिया सब बंद हो गए थे, तो अल्लाह ने मेहरबानी की और पाकिस्तान में क्योंकि कोरोना उस तरह से नहीं था तो वो सारे ऑर्डर्स यहाँ आ गए और आपके एक्सपोर्ट बढ़ गए। ज़राई मुल्क जो आप इसकी बात करते हैं तो उसमें से 5 जो आपकी बड़ी फसलें थी, उनमें से 3 जो फसलें थी, गंदम, मकई, चावल, गंदम नहीं, सिर्फ चावल और मकई की फसल बड़ी थी, गंदम, गन्ना और कपास, इन तीनों की फसल नहीं बढ़ी थी, उसकी पैदावार नहीं बढ़ी थी, ये आपको इंपोर्ट करनी पड़ी थी। तो ये जो सारे मामलात हैं
उसमें जो मैंने आपको एक्सपोर्ट्स का वो फिगर्स बता रही हूँ, ये तो मैंने अभी की जो ये लास्ट आया था इकोनॉमिक सर्वे में, तो उसकी बता रही हूँ, ये वो कोरोना वाले नहीं हैं। लेकिन बहरहाल यानी 2020-21 जो है वो कोरोना की दौर था, कोरोना के बाद वाला ही मामला था। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो उस वक्त भी कहते थे कि मेरे पास 200 एक्सपर्ट्स हैं, वो आएंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो उनका मुआवजा, उनकी बातों का मुआवजा उनके अपने अमल से ही कर रहा हूँ। ठीक है कि पिछली दफा तो ये सारी चीजों पे नहीं कर सके थे, अल्लाह करे आइंदा। अब इस पे मैं वैसे बाद में आना चाह रही थी, पहले तो मैंने जरा इनका जो सियासी मामलात थे उस पर डिस्कशन करनी है। मैं पहले अतर काज़मी साहब से उसी हवाले से बात करूंगी। काज़मी साहब, जो इमरान खान साहब का तर्ज तखातुब था, उस पर इमरान साहब का तज्जिया ये है कि वो मायूस थे, लेकिन आप भी समझते हैं कि ये कोई मायूसी का इजहार था या फिर ये कोई स्टेट्समैन की तकरीर थी जिसमें वो वाकई कोई फिक्रमंद है अपने मुल्क के लिए और वो रिवायती जुमलेबाजी से हटकर सीरियस इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं? छोटा सा कमेंट करूंगा। जिस तरह इमरान भाई ने कहा कि कोरोना के दौर में हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ी, बात उन्होंने ठीक की है, लेकिन जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि बांग्लादेश और इंडिया सब कोई बंद हो गया था, एंड इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो इस वक्त के हुक्मरान हैं वो रो रो के ये कहते थे इमरान खान को कि बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, फैक्ट्रीज बंद कर दो, ये रिकॉर्ड पे है। और उसने कहा नहीं, मैं बंद नहीं करूंगा। तो होता यही है कि जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो बहरान में ही आपको नजर आती हैं। अच्छा, जहां तक गुज़िश्ता रोज की तकरीर का ताल्लुक है, पहले तो अगर आप जलसे की बात कर लें, जिस तरीके से जलसे से पहले छापे मारे गए, वहां पे जो रुकावटें खड़ी की गई, और फिर हमें यहाँ पे निगरान जो वज़ीर इत्तलात है उन्होंने बताया कि हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया। देखें, ये डिजिटली बाशऊर अवाम का दौर है, आप गूगल मैप्स का दौर है, आप गूगल मैप्स के ऊपर जाते हैं और आपको नजर आ जाता है कि कौन कौन सी रोड ब्लॉक है। तो मसला वो है कि जो 90 और 80 की दिहाई में फंसी हुई सियासत है वो ये चीजों को समझने से कासिर है। दूसरी, वहां पे जिस किस्म की ऑडियंस थी, अगर आप ऑडियंस देख लें, आम आवाम थी जिसमें लोग अपनी माओं, बेटियों, छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां पे मौजूद थे और सुबह तक वहां पे मौजूद रहे। तो ये कोई छोटा फिनोमेना नहीं है, ये एक ऐसी हमारी सियासत के अंदर एक नया फिनोमेना है कि जहां पे लोग ये बिलीव करते हैं, उनकी एक उम्मीद है और जिसकी वजह से वो वहां पे खड़े होते हैं। जहां तक तकरीर का ताल्लुक है, देखिए कुछ तकरीर उसमें आप कह सकते हैं कि खान साहब की तकरीर में कुछ चीजें जो वो पहले भी करते रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने एक प्लान दिया, उन्होंने कुछ बातें की, उन्होंने बताया कि किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ तो जो तकारीर हैं वो बद तहजीबी, दुश्मन तराजी, बदजुबानी उससे शुरू होती हैं और उसी पे खत्म हो जाती हैं। ये कहते हैं ना जी, इमरान खान बयानिया कैसे बना लेता है। इमरान खान की तकरीर का 4 से 5% हिस्सा ऐसा होता है जिसको आप रेटरिक कह सकते हैं या दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी, लेकिन 95% से 90% तकरीर उनकी ऐसी होती है जिसमें वो आवाम को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपकी तकरीर क्या होती है, मरियम बीबी और उनके जो दीगर साथी हैं वो जनाब बुशरा बीबी को टारगेट करेंगी, उन खान साहब को टारगेट करेंगी, उनकी जाती जिंदगी को टारगेट करेंगी, और अगेन ये कहते हैं कि इमरान खान मजहब इस्तेमाल करता है। अगर आप इनकी तमाम तकारीर और तमाम बयानिए को देख लें, वो मॉरल्स के ऊपर है। कभी वो इमरान खान की मुबैना बेटी का जिक्र करते हैं, कभी वो उसको फितना कहते हैं, कभी वो उसकी जातियात पे बात करते हैं। तो यही वजह है कि इन सारी चीजों की वजह से लोग फिर लोगों में उनका बयानिया उस तरह मकबूल नहीं होता। और अब तो हद यहां तक आ गई है कि इन्होंने मोजिस जज साहिबान की बेगमात को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। तो इससे आप इनकी जो इखलाक बाख्ता किस्म की कैंपेन है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। चौधरी साहब, ये जो तजिया दिया है अभी काज़मी साहब ने, वो बिल्कुल अपनी जगह, मैं उस पर बात करती हूँ कि 10 पॉइंट्स एजेंडा कितना काबिल अमल है, लेकिन जो तकरीर इमरान खान साहब की थी इस पर बड़ी बात हो रही थी, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर। उन्होंने तो मरीम नवाज साहिबा का एक दफ़ा कल की तकरीर में नाम तक नहीं लिया, किसी हवाले से भी जिक्र नहीं किया, और इस पर बड़ी लोगों ने गुफ्तगू भी की कि मरीम नवाज साहिबा की मोस्टली तकरीर का जो हिस्सा है वो इमरान खान साहब पर तनकीद पर मुश्तमिल होता है। तो ये कुछ डेलिबरेटली उन्होंने ये कोई आपके ख्याल से ये नई स्ट्रैटेजी बनाई है कि किसी को इतनी अहमियत ना दो, उसके ऊपर बात करके और बस अपनी बात आप करें, या फिर ये बस उस कल के जलसे का प्लान इस टाइप का हो सकता है? देखिए, कल का जो जलसा था वो इलेक्शन की रैली थी। पीटीआई जो है इलेक्शन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और इमरान खान साहब ने कल इलेक्शन के लिए अपना मैनिफेस्टो दिया है। वो मैनिफेस्टो जो कि 2018 में उनको मुकम्मल नहीं करने दिया गया। मैं इस बात से इमरान याकूब खान साहब की बसात एहतराम बिल्कुल इख्तलाफ करूँगा कि इमरान खान साहब का जो
इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी और वो जो बात वो जो उनकी इकॉनमी में जो उन्होंने हासिल किया वो उसको इस तरह से ब्रश असाइड नहीं किया जा सकता। वो एक रियलिटी है, फिगर्स झूठ नहीं बोलते हैं। और जो कोरोना पाकिस्तान में सारी दुनिया की तरह ही था और पाकिस्तान भी उसी तरह अफेक्ट हो सकता था। लीडरशिप की जो ये एक वहाँ उस बहरानी कैफियत में फ़ैसले लिए गए उसकी तारीफ़ इंटरनेशनल वर्ल्ड ने की, एक इंटरनेशनल इकनॉमिक जरीदों ने की, जो कि ज़ाहिर है हमारी तरह किसी की गिरफ्त में नहीं है, वो आज़ादाना अपने फ़ैसले करते हैं। इमरान खान साहब ने जिस तरह से कोविड रिलेटेड सिचुएशन को संभाला और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ट्रस्ट जो है वो जो टेलीथॉन हुए हैं उनमें भी आप देखिए कि कितने ज़्यादा पैसे उन्होंने इमरान खान साहब को दिए हैं। ये एक फैक्ट है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान को जिस तरह से अंदरूनी मुल्क पॉपुलर हैं, बैरून मुल्क वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि वो लोग इकॉनमी को समझते हैं। और इंटरनेशनली जो एक पाकिस्तान के पास इस वक्त एक लीडर है जिसकी रिकग्निशन है तो वो इमरान खान ही है। उसको चाहे किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, कोई उनको कि उनकी सियासत से इख्तलाफ करे या उनके सियासत से जो है वो उनको माने, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर एक बैनुल-अक़वामी फिगर है। मरीम नवाज़ का मामला ये है कि मरीम नवाज़ और उनके कुछ हवारी हैं, उनमें डेप्थ नहीं है, वो कोई पॉलिटिकली कोई सेन बातें नहीं करते हैं। उनका पूरा जो गुफ्तगू है वो इमरान खान के नाम से ख़त्म होती से शुरू होती है और उन्हीं के नाम पे ख़त्म होती है। उन्होंने आज तक अपना कोई एजेंडा नहीं दिया है। वो एक बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे एक बिगड़े हुए रईसज़ादे या रईसज़ादियाँ बात करती हैं। वो पाकिस्तान के गरीब आवाम की बात नहीं करते हैं, ना ही उनके पास कोई प्रोग्राम है। उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान के गरीब आवाम का गला घोंटा है और उनका माशी कत्ल किया है। ये एक फैक्ट है कि वो नहीं आ सके हैं अपने प्रोग्राम लेके। इसीलिए इमरान खान की कल की जो तकरीर थी वो फोकस थी इलेक्शन के लिए, और कल उन्होंने इमरान खान ने बावर कराया है। इमरान साहब ने इंतखाबी मुहिम भी जारी रखी हुई है इमरान साहब, और आज तो एक स्पेशल कमेटी भी बना दी गई है जो इंतखाबी मामलात को देखेगी। हुमायूं अख्तर साहब उसको लीड कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब को इतना यकीन क्यों है कि ये इलेक्शन जो है वो होगा? उन्होंने आज अपनी उसमें जो इंटरनल मीटिंग है उसमें भी ये समीना मैं आपको बताऊं, ये आज ही बनाई, ये कमेटी हफ्ता पहले बनी थी। अच्छा, मैंने इसके आज वो मैं टिकर्स देख रही थी तो मुझे अंदाजा हुआ कि इमरान खान साहब तो इसका मतलब है अभी नहीं, उन्होंने ये बात की है, वो नहीं, ये पहले बनी थी। हुमायूं अख्तर खान साहब भी इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो दोस्त है लेकिन पुरानी कमेटी। ठीक हो गया। तो इमरान साहब, ये इमरान खान साहब या पीटीआई तो अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं, इनको इतना यकीन क्यों है कि ये इंतखाब होगा टाइम पे? देखिए, बात ये, पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब जो हैं उनका जो टेम्पो बना हुआ है और जो मकबूलियत है जिस पे मेरा ख्याल है हम सब भी मुत्तफिक हैं कि मकबूलियत जो है उनकी इस वक्त टॉप पे है। इस वक्त वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है। इससे उनके चाहने वाले हों या उनके मुखालफिन हों, मेरा ख्याल है कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। और मैं तो ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि PDM के जो रहनुमा हैं सारे, उनकी नींदें भी उड़ी हुई हैं इस बात से कि इमरान खान इतने मकबूल हैं कि उनकी सारी मकबूलियत कहीं वाड़ गई है। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मामला ये है कि कल का जलसा जो था वो भी, मैंने कल भी जब हम यहाँ थे तो मेरा, क्योंकि अतर काज़मी साहब कल हमारे साथ नहीं थे, तो मेरा तो ये था कि इमरान खान अब उस स्टेज पे जा चुके हैं कि जहाँ ये भी मायने नहीं करता कि जलसे में 5000 लोग हैं या 50,000, क्योंकि वो इससे ऊपर है। लेकिन मैंने कमेंट किया था सिर्फ इमरान खान साहब की तकरीर पे। मैंने तो उसका मुआवजा ना मरीम नवाज से किया ना किसी और से, और ना ही मैं ये समझता हूँ कि वो जलसा कामयाब था या नहीं, उस पर हमने बात नहीं की, हम कल कर चुके थे। मामला ये है कि इमरान खान साहब की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील ये है कि वो अपना जो बयानिया बनाते हैं फिर वो उस पर टिक जाते हैं, इसलिए उनका बयानिया कामयाब होता है। अब वो उसमें है कि इलेक्शन होने हैं, उन्हें ये पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल गया और सुप्रीम कोर्ट में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी कि नहीं आप इलेक्शन जाके करवाएं, तो वो ये नहीं चाहते कि मुहिम उनकी ठंडी पड़ जाए। वो अपने वोटर को अपने मोमेंटम कायम रखना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर फर्ज करें कि उनको नहीं कुछ हासिल होता, इलेक्शन पोस्टपोन ही हो जाते हैं, तो चले अक्टूबर में भी तो होने हैं, तो आप क्या समझते हैं इमरान खान ऐसी बेचैन रूह हैं कि वो ना खुद चैन से बैठेंगे ना इन्हें बैठने देंगे। लेकिन इमरान साहब ने ये बात की कि वो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, मायूस हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका रास्ता रोका जा रहा है और शायद रोक लिया जाएगा मजीद भी।
लेकिन दूसरी तरफ मायूसी तो हमें हुकूमत की सफ़ों में भी नज़र आती है। जो बयानात दिए गए हैं, मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने भी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी बड़े काबिल एतराज़ थे। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में बड़ी अजीब बातें की हैं जो कि उनके मनसब के हवाले से भी और वैसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। मैं आपको सुनवा देती हूँ उन्होंने क्या बात की और फिर उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो फिर हम ये नहीं देखेंगे इमरान साहब वो कहते हैं कि जमहूरी है, गैर जमहूरी है या उसूली है, बेउसूली है। तो मायूसी, आपको लगता है कि ये मायूसी नहीं है कि जहाँ पर आप सारे उसूल ज़ाब्ते भी एक तरफ रख के बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है फिर ऐसे तो ऐसे ही। देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है, बुरी तरह से फ्रस्ट्रेशन है। और इसमें आपको याद होगा कि जब राना साहब पे मुकदमा हुआ था और वो मुकदमा हुआ था तो हमने यहीं इसी प्रोग्राम में बैठ के बारहा उस पर कहा था कि गलत है, राना साहब कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मंशियात की स्मगलिंग नहीं कर सकते। और वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इतने किलो हेरोइन साथ लेके अपनी गाड़ी में आ जाए जब उन्हें पता हो कि हर बंदा उनको गिरफ्तार करना चाह रहा है। देखिए, इमरान खान सियासत को इस मोड़ पे तो ले आए हैं कि अब उनके जितने भी अपोनेंट हैं उनके लिए डू और डाई वाली बात है। लेकिन जो मनसब है इनका, उसके मुताबिक राना साहब का ये बात करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। और दूसरा ये कि हमारे लीडर अगर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, उनका तर्ज अमल ये होगा तो फिर माशरे में बर्दाश्त कैसे आएगी। हम जो पोलराइजेशन की बात करते हैं और हमेशा ये PDM वाले कहते हैं कि इमरान खान, अब भी राना साहब जो बार बार कह रहे हैं कि जी इमरान खान सियासत को यहाँ ले आए हैं, तो फिर अगर आप भी वैसा ही काम करेंगे तो फिर आप भी उतने शरीक हैं जितने इमरान खान हैं। अतर काज़मी साहब, कौन सियासत को इस नहज पे ले आया है, इसका भी तयन कर दीजिए। और साथ ही साथ ज़रा राना सनाउल्लाह साहब जिस लहजे में जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, क्या ये महज हम इस तनाजुर में देखें कि ये सियासत में पोलराइजेशन हुई हुई है या ये सीधी सीधी धमकियां हैं कि इनको, और ये पहली दफ़ा नहीं, वो पहले भी कहते हैं कुचल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये तो सीधा सीधा थ्रेट है। देखिए, इस वक्त सियासत किस नहज पे पहुंच चुकी है, अगर आप गुज़िश्ता 7-8 महीनों के दौरान इस हुकूमत के इक़दामात देखें तो वहीं से बिल्कुल वाज़ेह है। जो कस्टोडियल मुबैना तशद्दुद के इल्ज़ामात लगे हैं, यहाँ पे बलूचिस्तान की महरूमियों का जिक्र होता था। ये वैसे ये एक अच्छी हुकूमत आई है, ये यहाँ से बंदे उठा उठा के बलूचिस्तान भेज रही ताकि उनकी महरूमियत तो खत्म होना, उनको एहसास दिलाएं कि ये यहाँ से हम भेज रहे हैं। कहीं भी हो सकता है, ठीक ठीक है। कभी एक बंदे को यहाँ से भेज देते हैं, कभी जनाब हसन न्याजी को भेजा, उससे पहले आजम स्वाति साहब को, शहबाज गिल को। तो ये सारी जो कर रहा है सब कुछ कौन कर रहा है? मौजूदा मौजूद हुकूमत ही कर रही है। तो सियासत को तो कौन इस नहज पे लेके आए, सबको सोचने की जरूरत है। एंड ऑफ द डे समीना, एक समझने की चीज है कि ये एक दूसरे के कोई जाती दुश्मन नहीं है। हर कोई अपनी अकल समझ के मुताबिक सियासत कर रहा है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहा है। और मैं इसको बिल्कुल इस चीज के ऊपर कायम हूं और बार बार ये दोहराता हूं कि इनमें से ना कोई गद्दार है ना कोई मुल्क दुश्मन है। चीजों को उस नहज पे नहीं लेके जाना चाहिए। कुछ लोगों की सियासत हो सकता है ऐसी हो जिससे मुल्क को फायदा ना हुआ हो उनकी पॉलिसीज से, लेकिन जिस नहज पे आप ले आए कि आप ये कह रहे हैं कि या मैं रहूंगा या वो रहेंगे। देखिए, आपने अगर किसी की सियासत खत्म करनी है, इमरान खान ने तो ये नहीं कहा कि या मैं रहूंगा या ये रहेंगे। वो ये कहते हैं कि जो अवाम डिसाइड करेंगे, इलेक्शन करवा दो। तो यही PDM वाले या पीपल्स पार्टी वाले दीगर जो हुकूमती इत्तेहाद के लोग हैं, उनको भी ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर आपने किसी की सियासत खत्म करनी है, किसी की नफी करनी है सियासत में, तो वो बैलेट बॉक्स के जरिए हो सकती है, उसके अलावा वो नहीं हो सकती। बाकी ये ख्वाहिशात किसी की पूरी नहीं होंगी। यहाँ पे पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कोशिश होती रही, खुद नून लीग को खत्म करने की कोशिश होती रही। और राना साहब पे जिस भोंडे मुकदमे का भी हम यहाँ पे जिक्र हो रहा था, वो भी हमने यहाँ पे देखा। तो जो लोग खुद इस सारे अमल से गुजर के आए हैं, मेरे ख्याल में उनमें तो हमें ज्यादा मेच्योरिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ ज्यादा मेच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे। बात यही है कि खौफजदा हैं, और खौफजदा किस चीज से हैं? इलेक्शन से। और जब आप खौफ के तहत फैसले करते हैं तो इसी किस्म के फैसले होते हैं जो आजकल हमें नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आकर चौधरी साहब का भी मौके राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू पर, और फिर थोड़ा आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे कि अभी इम्तिहान और भी हैं, खान साहब के मुकदमात अभी चल रहे हैं और ऐसे में उन्हें फिर से इस्लामाबाद जाना है, ये भी बात डिस्कस करेंगे। मरीम नवाज साहिबा की सियासत अब किस रुख हमें जाती नज़र आ रही है, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। चौधरी साहब, बात हो रही थी राना सनाउल्लाह साहब के बयान के हवाले से। आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं और आपके ख्याल से
पीटीआई को इस पर कोई लीगल भी एक्शन लेना चाहिए कुछ इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये तो सीधी सीधी थ्रेट्स हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वज़ीर दाखिला ने आज ओपन थ्रेट दिया है इमरान खान को, और इमरान खान की ज़िंदगी को लाहक ख़तरात जो है उनके स्टेटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो वज़ीर दाखिला जो कि जिनका ज़िम्मेदारी आइन और कानून के मुताबिक पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर और जो फोर्सेस हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, वो उनके बॉस होते हैं, उनकी तरफ से ये बयान आना कि अब वो रहेंगे हम, ये तो ओपन थ्रेट है। और मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को और पीटीआई की लीगल टीम को, पीटीआई की लीडरशिप को इस बयान को बिल्कुल हल्का लेना चाहिए। ये एक बहुत सीरियस थ्रेट है और ऑफिशियल थ्रेट है, और इससे जो इमरान खान साहब की जो ख़दशात जिनका वो इज़हार करते हैं उसको उन पर मोहर सब्त हुई आज। और इस तरह की गुफ्तगू जो है वो तो कोई भी शरीफुल नफ्स आदमी नहीं करता, कोई भी सियासतदान ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकता। ये नरम तरीन अल्फाज में जो है इमरान खान को सफ़ा हस्ती से मिटाने की एक धमकी है, और इसके ऊपर मुझे यकीन है। चलिए, आप इसको धमकी तो कह रहे हैं, नोटिस लेना पड़ेगा। और ठीक है, लेकिन चौधरी साहब, इमरान खान साहब तो बाकायदा इन खदशात का इजहार भी कर चुके हैं, और इससे पहले वो 2-3 प्लान्स भी बता चुके हैं। लास्ट टाइम भी उनका ये कहना था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जिस तरह से जाल बिछाया गया था वो उनको मारने की कोशिश थी, ये इमरान खान साहब का कहना है। अब कल फिर उन्हें इस्लामाबाद जाना है और कल फिर वो पेश होंगे अदालत में, तो खुदा न खास्ता कल के लिए क्या आप फोर्सी कर रहे हैं? क्या खुदा न खास्ता पहले की तरह के हमें मनाजिर देखने पड़ेंगे, या कुछ इंतज़ामिया से पीटीआई के मामला तय हुए हैं सिक्योरिटी को लेकर के, उनकी पेशी के हवाले से? देखिए, कल अदालत में उनके आने को अगर इंतज़ामिया तमाशा ना बनाए और एक नॉर्मल रूटीन की कार्रवाई होने दे तो शायद ये मामला इस तरह से खुशसलूबी से तय हो जाएगा। लेकिन आज राना सनाउल्लाह की जो गुफ्तगू है, इसके बाद ये कोई शक है आपको कि कल जो है ये मामला बिल्कुल इस तरह से? अब हसन न्याजी जो है वो बेल करा के अदालत से बाहर निकले थे, उनको उठाया पहले गया, एफआईआर बाद में दर्ज की थी। तो जिस तरह की ये थ्रेट्स दे रहे हैं, इन्होंने दी हैं ओपन थ्रेट्स, तो इसके बाद आपको क्या शक रह जाता है फिर खान साहब कल कारकुनान के साथ ही जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा? और अल्लाह ताला जी कारकुनान के साथ जाएंगे खान साहब, या फिर जैसे भी लास्ट हमने 2 पेशियां लाहौर हाई कोर्ट की देखी हैं उस तरह से पेश होंगे बगैर कारकुनान के? मुझे इसका नहीं इल्म कि कारकुनान जाएंगे या नहीं, अभी तक कोई उनकी तरफ से कहा भी नहीं कहा, और उन्होंने कभी कहा भी नहीं है कि कोई आए उनके साथ या ना आए। लेकिन जो वहाँ पे थ्रेट्स हैं जो राना सनाउल्लाह की तरफ से, तो मेरे ख्याल में अदालत को इसमें इंश्योर कराना पड़ेगा, अदालत को इंश्योर करना चाहिए, उनकी लीगल टीम को ये मामला सुबह ही जो है, क्योंकि आज तो छुट्टी थी, मुझे यकीन है कि सुबह ये चीज़ अदालतों के सामने रखी जाएगी। अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी एक दफ़ा जब मियाँ नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके बाहर जाना चाह रहे थे और उनकी झूठी सच्ची रिपोर्टें आ रही थी, तो उत्तर मिनला साहब उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, उन्होंने वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की तरफ से एफिडेविट्स मांगे थे। उस वक्त उस केस में मैं खुद पेश हुआ था, और फिर उनकी तरफ से यकीन दहानी को ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया था। तो मुझे ये कहने में आर नहीं है कि वज़ीर आज़ा और वज़ीर दाखिला और इसके साथ वज़ीर आज़म को जो है इमरान खान की देनी चाहिए और अदालत को रिस्पांसिबिलिटी यकीन दहानी के लिए शायद अपने एफिडेविट्स कल दाखिल कराने पड़ेंगे। ओके बिल्कुल लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की धमकियां जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रेट, जो उनके लूमिंग थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया। सही है। इमरान साहब, आप कल के पेशी के हवाले से क्या फोर्सी कर रहे हैं? कारकुनान के साथ जाएंगे क्या खान साहब? यहाँ पहली जो 2 पेशियां हैं जिसमें स्मूथली हमने देखा कि सारी चीज़ें हुई, उस तरह से उसी चीज़ को फॉलो किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि खान साहब शायद जो है वो उसी तरह से जाएं, क्योंकि उन्होंने ये साबित भी करना है अदालतों के सामने भी, क्योंकि यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में भी जब उनकी हिफाजती ज़मानतें हुई हैं तो उसमें भी मुअज़्ज़िज़ जज साहब का यही था कि आप अब वहाँ जाएंगे या नहीं, हमें बताएं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जाएंगे, और मेरा ख्याल है जाना भी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी वो तो चौधरी साहब ने तस्दीक कर दी है कि उन्होंने जाना है 6 बजे सुबह निकलना। उनकी सिक्योरिटी का जो मामला है बिल्कुल इस पे फुल प्रूफ इंतजाम होने चाहिए, और हुकूमत को तो मैं ये समझता हूँ कि एफिडेविट तो लेकिन फुल प्रूफ इंतजाम हो तो खान साहब को लगता है कि ये कत्ल करने का प्लान तो नहीं है, कहीं इतने बंदे आ जाते हैं तो
जो भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इसलिए भी इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि खुदा न खास्ता इस तरह की कोई बात होती है तो इल्ज़ाम हुकूमत पे ही आएगा, लिहाजा हुकूमत को तो इसमें ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होकर ये काम। लेकिन इमरान साहब, वैसे पिछले दिनों हुकूमत ने जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भी की कि जी इनके कारकुनान ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, अभी कल इतना बड़ा जलसा भी हुआ है, इतने लोग भी आए, उससे पहले 2 पेशियां भी हुई, तब क्यों नहीं कुछ हुआ? क्यों नहीं हमने देखा कि कोई कारकुनान ने पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, क्यों नहीं उन्होंने पथराव किया? मैं आपसे अक्सर पूछता हूँ कि आप वाकई इतनी मासूम है या यहाँ बनने की कोशिश? नहीं, मैं तो हुई बहुत मासूम। ये देखिए, पेशी पे आना और जलसे में आना, ये दो नहीं, उससे पहले रैलियों में भी हमने देखा था ना, 2 दफा जब रैली गुजारिश तो सुन लेना, गुजारिश ये है कि यहाँ पे मामला इस तरह से है कि जब कारकुन जाते ना अपने लीडर के साथ शील्ड बन के कि हम देख लेंगे अदालतों को भी और हुकूमत को भी और पुलिस को भी और लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज को भी, उस वक्त उनका मिजाज कुछ और तरह का होता है, उस वक्त वो किसी और जोशीले अंदाज में होते हैं, और जिस वक्त अपनी सियासी एक्टिविटी में जाते हैं उस वक्त उनका किसी और तरह का ठहराव। ऐसा तो नहीं पुलिस वालों का अंदाज देख के उनका भी मिजाज बदल जाता है? देखिए वो तो कल पुलिस वाले खड़े हुए थे, कोई आपस में अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी ने किसी को नहीं मारा। ये मैं अतः काज़मी साहब से भी लेती हूँ। काज़मी साहब, ये जो एक बड़ी डिस्कशन हो रही थी कि जी ये पता नहीं दहशतगर्द जमात बन गई है, कारकुनान बड़े कोई ट्रेंड दहशतगर्द हैं जो पुलिस वालों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, लेकिन अभी ये 2-3 इज्तिमात हुए हैं, बड़े भी थे, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाकया भी नहीं हुआ। कल की पेशी के हवाले से आप क्या फोर्सी कर रहे हैं और आप वैसे क्या आपके ख्याल से आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी शख्स, कोई भी जमात पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून से मावरा नहीं है। अगर अदालत किसी को भी बुलाती है तो कोई भी मौजूद शख्सियत हो उसको पेश होना चाहिए। जहां तक कारकुनान का ताल्लुक है, देखिए जो सियासी लीडर होते हैं लोग उनके पीछे आते हैं, उनको देखते हैं, उनके साथ सेल्फियां भी लेते हैं, तो आप लोगों को तो नहीं रोक सकते। लेकिन जो इंतजामिया का रवैया होता है, पिछली दफा तो हमने यहां तक देखा कि छत के ऊपर से पुलिस वाले पत्थर भी फेंक रहे थे, हो सकता है नीचे से कारकुनों ने भी ज्यादती की हो। उसमें जब इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो हो जाता है, लेकिन रियासत को ज्यादा मेच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ता है। जिस तरीके से माल रोड के ऊपर हमने देखा कि लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई, आम लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई और वो पुलिस वाले तोड़ रहे हैं। फिर कुछ हमारे दोस्त उसमें बड़ा वो जज्बाती हो कि जब पुलिस की एक गाड़ी को तोड़ा गया जो कतन नहीं किया जाना चाहिए, काबिल मुजम्मत है, और उसको नहर में फेंक दिया गया, तो इस तरह की बातें हो रही थी कि जी रियासत की रीट नहर में डूब गई। भाई, रियासत जिस तरह माल रोड पे तैर रही थी 2-3 दिन पहले, अगर इस तरह आप तैरेंगे तो फिर तो डूबेंगे ही ना। बाकी दुनिया भर में अवामी रिएक्शन आता है, फ्रांस से लेके ब्राजील तक, जहां पे भी जमहूरी मुआशरे अवाम रिएक्शन देती है, लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं। आखिर पे खत्म करूंगा कि जब आप सियासत और कानून को मिक्स करें, जिस किस्म के मुकदमात आप इमरान खान के ऊपर चला रहे हैं, क्या वो आईनी और कानूनी मुकदमात हैं? क्या इमरान खान दहशतगर्द है? पूरी दुनिया को आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, उसके ऊपर मुतअद्दिद दहशतगर्दी की FIR आप लोगों ने कर दी है, तो फिर यही होगा। उसकी जवाब में जो हिकमत अमली होगी वो कानूनी भी होगी और सियासी भी होगी, और वो हमें नजर आ रही है। अच्छा अतर काज़मी साहब, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। इमरान खान साहब पर जो मुकदमे हुए हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, जो इससे पहले नवाज शरीफ साहब पे होते रहे हैं, मोहतरमा उन्होंने कब डिफेंड किया? डिफेंड की नहीं। सवीना, एक आपकी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कोई भी बात जो उनके प्रोग्राम में लेके चल रही होगी ना, आप उसको इधर-उधर ले जाते हैं। गुजारिश ये है कि मुझे उनसे सवाल हो जाती है जो नवाज शरीफ जो जिस केस में भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, वो क्या सारे वो जो थे वो केसेस ठीक थे? अब मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मुझे बता दें कि किस सियासी रहनुमा के खिलाफ सिर्फ कानूनी तौर पर पर्चे हुए हों। देखिए, मैं 100% आपसे एग्री करता हूं। क्या हमने इस रविश को बदलना है या नहीं बदलना? जो लोग इस सारे मराइल से गुजर के आए हैं, क्या उन्होंने उससे कोई सबक सीखा है, या फिर उन्होंने भी वही कुछ करना है जो उनके खिलाफ होता रहा मुबैना तौर पे? आप भुट्टो साहब को देख लें, इवन जरदारी साहब को देख लें, इमरान साहब, जरदारी साहब को, राना मकबूल को स्पेशली सिंध भेजा गया कि जेल में इसके ऊपर तशद्दुद करो। उसी राना मकबूल को नून लीग ने सेनेटर बना के अभी बैठाया हुआ पार्लियामान में, वो सिंध नहीं जा सकते। तो मसला ये है ना कि ये सब कुछ यहाँ पे होता रहा। वो बिलावल जो अपनी माँ की उंगली पकड़ के जेल के बाहर खड़ा होता था अपने बाप को मिलने के लिए, आज उसके दौर में लाहौर से लोगों को उठाया जा रहा है। जरदारी साहब के मुंह बेटे की हुकूमत है लाहौर में, और लाहौर से सियासी कारकुन गायब हो रहे हैं। तो हम सबको अपने आप से सवाल करने की जरूरत है कि क्या इसी तरह हम अपनी जमहूरियत को लेकर आगे चलेंगे या इसमें कोई तब्दीली करेंगे?
लेकिन इसमें अदालतों का क्या किरदार हो सकता है? आईन और कानून की रखवाली, उनको नाफिज करना, कानून की हुक्मरानी, सब अदालतों की तरफ भी देख रहे हैं, और ऐसे में मरियम नवाज साहिबा भी अदालतों के किरदार के ऊपर बड़े सवाल उठा रही हैं। चौधरी साहब, ये सवाल आपकी तरफ लेके आऊँगी। मरियम नवाज साहिबा इस बात पर बहुत कन्विंस्ड हैं कि इमरान खान साहब को अदालती इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक सपोर्ट मुहैया कर रही है, और वो अभी तक वो कह रही हैं कि ये इनके सहूलतकार हैं। तो ये इतना तकवीत क्यों पकड़ है इल्ज़ाम के जो जुडिशरी है उसमें कोई इस तरह की डिवीज़न है या कोई अनड्यू किस्म की फेवर है इमरान खान साहब के लिए? अभी फ़ोन वाले जज अवेलेबल नहीं है ना, जो चाचू की बात, जो अब्बू की बात जो है सुन के जो फैसले करते थे। अब जज जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। तो फोन कॉल तो जज की अभी और पड़ा है कि उनके नहीं, फ़ोन कॉल जो जज की आई है तो जो उसमें क्या है ज़रा वो भी बता दें। उसमें तो क्या है जिसमें ये कहा गया कि ये बता रही कि वो ट्रक आ गए और ये वो तो मैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कह रही हूँ। वो कह रही हैं अभी भी फ़ोन पे मामला तय होते हैं और वो ट्रक भी बदले में लिए जाते हैं। मैंने उसकी तहकीकात फिर हुकूमत में तो कराते क्यों नहीं है? उसकी तहकीकात पर क्यों नहीं कराते? हुकूमत पर तो बैठे हुए हैं ना कि आपने जो कॉलें करनी थी, जो उनको कहा है कि जब उनको फुल डोज देनी है, तो अब वो जज अवेलेबल नहीं है। तो प्रॉब्लम तो ये हुआ है। जुडिशरी, अब जो ये जुडिशरी है, इसको ये कहें कि आइन के मुताबिक फैसला नहीं करना और आपने एंडोर्स करना, वो नहीं करेंगे, कोई भी जज नहीं करेगा। जजेस की मैंने आपको इस प्रोग्राम में पहले भी कहा, उनकी इंटरनल डिवीजन है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के आइन को नुकसान हो रहा है और शहरियों को नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए उनको खुद भी सोचना है, अपनी अनाउंस के ऊपर उठ के फैसले करने पड़ेंगे। पीटीआई की ने जो ये इलेक्शन डिले के ऊपर भी सबमिट कराई हैं एप्लीकेशंस, वो भी अब हो गई हैं, मुकदमात उनके भी इसमें समाअत होगी इस वीक में, और उसमें ऐसा लग रहा है, और ये बाकायदा मैं चैनल्स की हेडलाइंस देख रही थी कि जो एक बाकायदा मरियम जो हैं वो इसके ऊपर एक नैरेटिव भी बनाने जा रही हैं जुडिशरी के हवाले से। तो ये क्या अंडर प्रेशर करने के मुतरादिफ नहीं है? बिल्कुल मुतरादिफ है, और ये जजिस और जुडिशरी पे हमला है, और इसमें बाजवा साहब का बड़ा अफसोसनाक किरदार है। उसको मैं शर्मनाक जानबूझ के नहीं कह रहा कि उन्होंने जो है इसको उनके बच्चों और बीवियों को भी बीच में शामिल कराया, और मरियम नवाज उसको आगे लेके बढ़ रही हैं। देखिए, फैमिलीज़ हर किसी की होती हैं, और जजिस के जब आपका 9 अप्रैल का फैसला आया था तो वो कौन सी फैमिलीज़ ने फिर करवाया था, जिसके नतीजे में चाचू जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठे हुए हैं। देखें ना, ये बातें आप जब एक साइड पे करेंगे, उनके पास अब बयानिया नहीं है, तो वो अदालतों पर चढ़ दौड़ी हैं। पहले वो फ़ौज के पीछे लगे हुए थे, पहले वो जो है इमरान खान के उनके अलावा इसके कि हर किसी के खिलाफ फर्जा सराई करें, हर किसी को जो है वो लग़्व सी जो ज़ुबान है वो अखलाक से गिरी हुई इस्तेमाल करें, और हर किसी के बीवी बच्चों के ऊपर भी जो हमले कर दे। इनके अलावा उनकी सियासी आपने कभी सोच देखी है? और मैं हैरान हूँ कि इमरान खान साहब के मुकदमात को भुट्टो साहब के गलत मुकदमे से मिला दिया गया है। इतनी अपना तीतर बटेर ऑरेंजेस एप्पल का कंपैरिजन तो मैंने नहीं देखा कभी। वैसे चलिए आज आपको दिखा दी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे, सदर साहब ने वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखा, वज़ीर आज़म ने जवाबी ख़त लिखा, लेकिन उससे मसाइल हल करने की सीरियसनेस होने की बजाय ऐसा लग रहा है कोई पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और सेटल किया जा रहा है एक दूसरे को। ब्रेक के बाद आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ। जी वेलकम है नाजरीन। इमरान साहब, मरियम नवाज का अदलिया के खिलाफ बयानी में कितना दमखम है? देखिए समीना, बात यह है कि मरियम नवाज जो है वो इस वक्त, मरियम नवाज भी और मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त नया बयानिया बनाने के प्रोसेस में। अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है, आपको याद होगा कि जब इन्होंने बनाया था वोट को इज्जत दो, उस वक्त इन्हें पजीराई भी मिली थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब इमरान खान ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया तो वो उसमें उनसे भी काफ़ी आगे चले गए, और इतना आगे चले गए कि फिर लोग वोट को इज्जत दो को भी भूल गए। आज वैसे उसमें इमरान खान से ज़्यादा उनका अपना कमाल था कि लोग भूले जो। नहीं, आज जो है वो, आज मरियम नवाज ने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की बात की है। आज उनका ये मानना है, देखें चौधरी साहब की बात से मैं बिल्कुल 100% एग्री हूँ।
फैसल चौधरी साहब की बात से कि फैमिलीज तो सब की होती हैं, और मुझे ये बताएं कि अगर किसी जज की कोई फैमिली है तो क्या उसको ये राइट आइन और कानून नहीं देता कि वो सियासी तौर पे किसी को पसंद करें या किसी को नापसंद करें, या किसी को वोट डालें या वो किसी को वोट ना डालें? आइनी तौर पे तो वो भी उनको भी उतना ही हक है। लेकिन गुजारिश ये है कि इतना ज़रूर होना चाहिए कि ये उन्हें भी किसी तरह के फैसले पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए। और अपन लेकिन क्या मरीम नवाज ने जो इतनी बड़ी बात की है, उनके पास कोई सबूत है? अगर तो बात वही सबूत है जो बाजवा साहब का एक इंटरव्यू, नाम नहाद इंटरव्यू, जो इंटरव्यू नहीं उनकी गुफ्तगू, जिसको कॉलम की शक्ल में शाहिद मिर्जा साहब ने छापा है, और जिसकी बाजवा साहब ने तरदीद कर दी, इसी हस्बे रवायत बाजवा साहब ने तरदीद कर रही है, तो फिर अगर तो वही बुनियाद है तो फिर सिर्फ एक इस तरह की बुनियाद पे उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर उनके पास कोई ठोस सबूत है तो वो सबूत सामने लाएं और बताएं कि किस केस में किस जज पे उसकी फैमिली किस तरह से असरअंदाज हुई, ताकि हमें भी सच तो पता चले। बिल्कुल ठीक। अतर काज़मी साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अदलिया के खिलाफ आने वाले दिनों में महाज गर्म होने वाला है, और क्या लोग पीडीएम का, या बल्कि यूं कह लें मरीम नवाज साहिबा का, पीएमएलएन का ये नया बयानिया एक्सेप्ट कर सकते हैं? आपके ख्याल से इसमें इतना दमखम है? देखिए, महाज गर्म नहीं होने वाला, महाज तो पहले ही गर्म हो चुका है। अदलिया को बाकायदा तौर पे कैंपेन के मुताबिक उनको टारगेट किया जा रहा है। आपने हाजिर सर्विस जज साहिबान की तस्वीर तो लगा दी जलसों में, इससे ज्यादा और क्या महाज आप गर्म करेंगे? सरकारी टीवी पे वो तकारीर भी सुनाई जा रही हैं। फिर मरियम बीबी मुसलसल, अब तो जजेस की वो बेगमात को टारगेट किया जा रहा है। तो महाज तो इस वक्त खुल चुका है। लेकिन इशू क्या है, देखें, ये बयानियां बनाने की कोशिश है, जिस तरह इमरान साहब ने फरमाया अभी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन ये जो है ना, बयानियां बनाने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी चाहिए होती है। वो इनकी जितनी बातें आप सुने ना, ये बहुत सतही लगती हैं। माजरत के साथ मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमें वो जो जिसे कहते हैं ना कि वो जहानत की कमी महसूस होती है। नहीं तो एक सियासी जमात हो, 30-40 साल का उनका तजर्बा हो, क्या उनको बयानियां बनाने के लिए कभी किसी को कभी इसको कुछ कहना है, कभी उसको कुछ कहना है, उनके पास दिखाने के लिए और कुछ नहीं है? तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा जिस तरीके से बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है, इस तरह बयानियां नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी जो बयानिए की बुनियाद है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। वो लोग जो कल भी 6-7 लोग आटे की लाइनों में लग के उनकी हम बात हुई, वो कौम जिसको आटा नहीं मिल रहा, मरियम उस कौम को कह रही है कि मेरे वो वालिद जो लंदन के महंगे तरीन इलाके में, महंगी तरीन प्रॉपर्टीज में, महंगी तरीन गाड़ियों में, महंगी तरीन शॉप्स पे जाके शॉपिंग करते हैं, उसके हकूक की आप लोग जंग लड़े। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और फिर वो इन्हीं अदालतों से रिलीफ लेके गए हुए हैं, वापस भी नहीं आए, सरेंडर भी नहीं किया, और फिर हम ये फिर लोग क्यों बिलीव करेंगे कि अदलिया वाकई इनके साथ कोई ज्यादती करी? अगर वो ये बताना चाह रही हैं लोगों को कि भाई ज्यादती हो रही है हमारे साथ, अदलिया कोई ज्यादती कर रही है, तो वो अगर इमरान खान साहब के साथ ज्यादती नहीं वो करे, लेकिन मियाँ साहब जेल में पड़े हुए होते, तो फिर शायद लोग मान भी लेते कि शायद भाई वाकई ज्यादती हुई है। तो थोड़े हालात को इंसाइड नहीं कर रहे उनके बयानिए से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। जिस तरीके से उनके जितने भी रिश्तेदार हैं वो वापस आए, उनको जिस तरह अदालतों से रिलीफ मिला, इसहाक डार साहब कितने अरसे से मफरूर थे, खसूसी त्यारे में वापस आए, किसने उनको रिलीफ दिया? मियाँ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फर्दे जुर्म लगनी थी, वो वजीर आजम बन गए, उनके साहिबजादे वापस आए, सरकारी प्रोटोकॉल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, वजीर आजम हाउस की गाड़ियों में, वहां से रिलीफ मिल गया। मियाँ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पे चले गए, लंदन चले गए, वहां पे बैठे हुए। तो इस सारे माहौल में वो जो मजलूमियत की पिक्चर वो पेंट करने की कोशिश करती हैं ना, वो उसमें वो रंग सही नहीं भर रंग नहीं भरने जा रहे। ठीक हो गया। चौधरी साहब, ये खत लिखा था सदर साहब ने वजीर आजम को, बहुत सारे लोग कह रहे थे ये तो उन्होंने उनको चार्जशीट कर दिया है, लेकिन जो वजीर आजम ने भी जवाब दिया है, उन्होंने भी कोई हाथ हौला नहीं रखा, उन्होंने भी अच्छा खासा सदर साहब को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि जी आप बड़े यकतरफा और जानिबदाराना किस्म के खत लिख रहे हैं, और पहले तो आपने इस तरह की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की नहीं बात की, अब आपको कहाँ से अचानक याद आ गई? ये खतों किताबत की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, जबकि पता ही है कि इस वक्त जो टेम्परेचर है उसमें इससे क्या फ़ायदा उठाना चाहती थी पीटीआई? देखिए, सदर साहब के बतौर हेड ऑफ द स्टेट जब भी आइन पे अमल नहीं होगा वो उसकी बात करेंगे। इलेक्शन जमहूरियत की बुनियाद है। इलेक्शन को जिस भोंडे तरीके से पोस्टपोन किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उस पर जो इदारों का, जो हुकूमती इदारे हैं उनका जो किरदार है उसको किसी तरह से अप्रिशिएट तो नहीं किया जा सकता।
और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ये कहना कि हमारे पास पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर कौन सी हुकूमत जो है वो इलेक्शन होने देगी? अगर इसको आपने एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया तो फिर तो इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते। कोई भी मौजूदा हुकूमत कहेगी कि हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं है, तो आप जाएँ जो मर्ज़ी करा लें। और इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाने के बजाय एक बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से जो है इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी और निगरान हुकूमतों का दुरानिया बढ़ा दिया, ये तो वो नहीं कर सकते। तो जो सदर मुमलिकत का ख़त है उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो इलेक्शनों को मुलतवी करने के लिए शायद 2 लाइनें लिखी हैं। उसके अलावा उन्होंने जो सूरत हाल 2023 में इवॉल्व हुई है उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 4 और 10A का जी पूरा मौका दिया गया। आर्टिकल 4 के तहत अज़हर मुशवानी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना था और 10A के मुताबिक हसन न्याजी को फेयर ट्रायल उस केस में होना था जिसमें वो इन्वॉल्व है, जिसमें इल्ज़ाम है उनके खिलाफ। कोयटा में रात को आप लेके गए हैं जहाज़ के ऊपर, सुबह 9:30 बजे मजिस्ट्रेट ने फारिग कर दिया। वहाँ पे लाहौर पुलिस को भेजा गया है, डिटेंशन ऑर्डर डीसी की तरफ से पास करवाया गया। ये कौन सा आर्टिकल 4 और कौन सा आर्टिकल 10 है? उस केस में आर्टिकल 4 केस में लाहौर पुलिस के हवाले किया गया जिसके बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो हादसा है, वो कत्ल है ही नहीं। तो जब वो कत्ल ही नहीं है तो फिर उस केस में हसन न्याजी को पुलिस के हवाले क्यों किया गया है? आर्टिकल 4 है, कानून के मुताबिक ट्रीट होता है हर सिटीजन। आर्टिकल 10 है फेयर ट्रायल का राइट। लेकिन इन चीजों का जवाब नहीं दिया। वक्त खत्म हो रहा है, मैं जरा इमरान साहब से पहले शहबाज गिल को, आजम स्वाति को किसी ठीक है इमरान साहब, ये तो शिकवा जवाब शिकवा लग रहा है जो खतों किताबत चल रही सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान। होना तो ये चाहिए था कि कोई ऐसी फ़िज़ा बन जाती कि कोई बातचीत से ये मसला हल हो जाए, लेकिन इस तरफ कोई नहीं आता। और जब कोई एक सिलसिले में कोई स्टेप उठाता भी है तो दूसरा आगे से उसके तिया पांचा कर देता है उस कदम का। ये खतों किताबत से क्या हासिल हुआ? समीना, ये तो होना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन अभी जो सब बयान कर रहे थे ना, जिस तरह से कि सदर मुमलिकत का उहदा जो है वो आइनी तौर पे मुल्क का सरबराह होता है, हेड होता है, तो मुझे आप ये बताएं कि वही आइनी तौर पे इस बात का पाबंद भी होता है कि जब वो सदर मुमलिकत कोई भी शख्सियत मुंतखब हो जाए तो फिर वो पार्टी तर्जमान नहीं रहते, उनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रहता, बल्कि वो बिल्कुल गैर जानिबदार हो के तो फिर उस मनसब संभालते हैं और उस मनसब का पास रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ देखा ये गया है कि आरिफ अलवी साहब भी जो हैं उन्होंने एक दिन भी बिल्कुल गैर जानिबदार सदर होने का सबूत नहीं दिया। ये लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो सदर मुमलिकत पार्टी तर्जुमान बने हुए हैं या अपनी पार्टी की पॉलिसी को टो करते हैं या खुद आके इमरान खान साहब से डिक्टेशन लेते हैं और फिर करते हैं चीज़ें, तो आप उनके सारे अमल को जायज़ करार दे दें। वज़ीर आज़म ने भी जो उन्होंने ख़त लिखा, वज़ीर आज़म ने उसका जवाब जिस तरह से दिया, यकीन करें अगर आइन में तरमीम ना हुई होती और 58(2)B होती तो वो सदर मुमलिकत का जो ख़त था मुझे तो उसी तरह से लगा कि वो चार्जशीट थी जिसके बाद कोई साहब आते इस वक्त वहाँ पे तकरीर फरमाते कि मैंने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, लेकिन वो आइनी तौर पे क्योंकि वो हक तलफ हो चुका है, उनका ख़त्म हो चुका है, लिहाजा वो असम्बली तोड़ तो नहीं सके, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा ज़रूर उस तरह से निकाला है। वज़ीर आज़म ने भी जवाब जिस अंदाज में दिया है वो भी मैं समझता हूँ कि शायद उतना दुरुस्त अंदाज नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है तर काज़मी साहब के सदर साहब पार्टी लाइन टोक करते हैं अभी तक इस मनसब पर भी? देखिए, इल्ज़ाम तो लगाया जा सकता है उनके ऊपर, उनके मुखालफिन लगाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नुकात सदर साहब ने अपने लेटर के अंदर उठाए हैं, क्या उन नुकात का कोई जवाब दिया गया है? क्या इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियाँ नहीं हो रही? क्या ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको एड्रेस किया जाए, ना कि आपने टिट फॉर टैट, आपने भी ये खत लिखना आगे से और उनके ऊपर इल्जामात लगाने। कुछ चीज़ों की तरफ जो सदर मुमलिकत ने निशानदेही की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। आप देखें इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो मेरे ख्याल में मुझे तो उस खत के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसके ऊपर आप बड़ा इतराज़ कर सकें। हाँ, जो चीज़ मुझे उसमें नज़र आई वो वही जो मुबैना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, वो एक परेशान कुन सूरत हाल है। और इलेक्शन का अगर वो कह रहे हैं कि टाइम पे होने चाहिए, तो ये भी एक आईनी तकाजा है, इसमें भी कोई किसी पार्टी उसकी ताल्लुक नहीं, ये सबसे गलत तकाजा है इसकी इलेक्शन सबसे मुश्किल तकाजा ही है। अतः काजी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज यहीं पे प्रोग्राम को समेटते नजर, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।